वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से रिलेटेड एंड दिस इज़ योर पार्ट 5 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो चैप्टर है उसका पार्ट 5 हम कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर में कॉमन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। कॉमन डिजीज़ जो थे वो सारे के सारे क्या थे, इन्फेक्शियस थे। ठीक है, इन्फेक्शियस मतलब किसी पैथोजन या एंटीजन की वजह से वो बीमारियां जो थी वो फैल रही थी। ठीक है, बट आज हम एक स्पेशल काइंड ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, हम सोशल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सोशल डिजीज़ होते क्या हैं? सोशल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जिनमें ना तो कोई पैथोजन पार्टिसिपेट करेगा ना ही कोई एंटीजन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, बट ऐसे डिजीज़ जो क्या होता है, या तो हमारे अंदर या कोई पर्सन होगा उसके अंदर वो डिजीज़ सोशल या सोसाइटी से डेवलप होता है। ठीक है, या कोई एनवायरनमेंट से उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो डिजीज़ जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो सोशल डिजीज़ होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? कुछ ड्रग एब्यूज़ जब हो जाता है, हम कुछ ड्रग का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे ज़्यादा ओवरटेक किया जाता है, या अल्कोहल एब्यूज़ होता है उसमें भी। ठीक है, जब इन दोनों का एब्यूज़ होता है तो कौन सी बीमारी आ जाती है? सोशल डिजीज़ वाली एक बीमारी आ जाती है। ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि चाहे ड्रग हो, ड्रग का मतलब क्या होता है? मेडिसिन होता है। हमें यही पढ़ाया जाता है कि ड्रग इज़ अ मेडिसिन और एनी सॉल्ट विच इज़ हेल्पफुल फॉर अवर बॉडी टू जनरेट मोर एंड मोर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एनी डिजीज़। ठीक है, हम जो भी दवाई लेने जाते हैं वो सारे ड्रग्स होते हैं और वो हमारे हेल्थ को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसी डिजीज़ से क्योर करने के लिए एक अच्छा रास्ता होता है। एंड अल्कोहल भी कई सारी दवाइयों में पड़ता है। ठीक है, कई सारे इकोनॉमिकल या कमर्शियल प्रोडक्शन होते हैं उसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो बोथ आर बेनिफिशियल फॉर अस, ये दोनों जो होते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं, एब्यूज़ करते हैं। एब्यूज़ का मतलब जब हम इसका मिस यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो क्या होता है, ड्रग एब्यूज़ हो जाता है। ठीक है, और जब ड्रग एब्यूज़ होता है, इसका हम अनवांटेड तरीके से, अनलिमिटेड तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक अजीब तरह की, एक अलग तरह की बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल डिजीज़। तो लेट्स स्विच ऑन टू दिस टॉपिक, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग एडिक्शन एक क्या है, एक सोशल डिजीज़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग एडिक्शन पे ही चलेगा, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ सोशल डिजीज़। वाई वी कॉल इट ए सोशल डिजीज़? बिकॉज इट एवर्सली अफेक्ट द पीपल और अ पर्सन। ठीक है, जो एडिक्टेड है और वो जो एडिक्टर है वो क्या करता है, वो सोसाइटी को भी एनी हाउ अफेक्ट करता है। ठीक है, या तो सोसाइटी उससे अनप्लीजेंट बिहेवियर करेगा या वो सोसाइटी में भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कॉज कर सकता है, बाकी के पर्सन भी क्या हो सकते हैं, एडिक्ट हो सकते हैं। इट इज़ स्पेशली कॉमन अमंग द यूथ। ये आज के केसेस में देखा जा रहा है कि जो यूथ होते हैं, यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, वो ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो लोग एडिक्टेड हो जा रहे हैं, वो भी आज इन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एडिक्शन, एडिक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं कि एडिक्शन का मेन जो मतलब है, साइंटिफिक मीनिंग। आपको एग्जाम में कुछ भी लिख के नहीं आ जाना है, आपको बुकिश लैंग्वेज लिख के आना है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये जो डेफिनेशन है ना एडिक्शन की, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन है। अगर आप लिखोगे यही तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कोई भी कॉमन लैंग्वेज लिख के आ जाओगे, मिल सकते हैं मार्क्स, हाफ या 1 मार्क मिल सकते हैं, बट बाकी का जो पूरा मार्क्स होगा वो डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एडिक्शन हमें क्या कहता है, यहाँ पे इसकी इन लाइनों की तरफ हम फोकस करते हैं। एडिक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ड्रग को एडिक्ट करने का। एक ड्रग एडिक्टर जो होता है, जो वो ड्रग को अब्यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, वो होता है एडिक्शन। ये हमारा जो है कॉमन लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है, बट हाउ वी कैन राइट इट इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, तो एडिक्शन की डेफिनेशन देखो, एडिक्शन क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड आगे के वर्ड को हमें लिंक करना होगा तो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक का या डेफिनेशन का रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो एडिक्शन क्या होता है, देखो, इट इज़ अ हैबिचुअल। हैबिचुअल, पहले इस वर्ड पे फोकस करो। ये एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जो हमारे हैबिट में आ जाता है, हमारी आदत बन जाती है ना। और आदत कहाँ कहाँ की बन जाती है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। यानी हमारा बॉडी और दिमाग, हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों के दोनों रेगुलर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंडेंस ऑन अ, किस पे डिपेंड हो जाते हैं,
सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाएंगे, या उस सब्सटेंस को हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में ले लेंगे, यानी हम उसको यूज करने लग जाएंगे, विच इज बियॉन्ड आवर वॉलेंट्री कंट्रोल। और ये जो सब्सटेंस जिससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाएगा। कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। जो कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता है उसको हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं, बट ये कंट्रोल हमारे बस में है, ठीक है। हम अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, हम टोबैको को छोड़ सकते हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल है। लेकिन हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं उस सब्सटेंस के प्रति, तो हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को या उस कंडीशन को क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एडिक्शन, ठीक है। इट इज़ द अटैचमेंट टू सर्टेन यूफोरिया, सेडेटिव एंड एनाल्जेसिया, ठीक है। अब एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि हमें किसी भी चीज़ का, जैसे किसी का बहुत पसंदीदा कोई खाना होता है, वो बर्गर बहुत खा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे वो एडिक्टर हो गया, ठीक है। एडिक्शन किसकी तरफ होता है, कुछ ड्रग्स की तरफ, ठीक है। ड्रग जैसे कौन सा ड्रग, यूफोरिया, सेडेटिव एंड एनाल्जेसिया, ठीक है। देखो यूफोरिया क्या होता है, टू फीलिंग वेलनेस, टू फील हेवन लाइक फीलिंग, ठीक है। जब हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई ना डिप्रेशन होगा ना कोई टेंशन होगा, कुछ नहीं होगा, उस तरह की फीलिंग को यूफोरिया बोलते हैं। और ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आते हैं जो लोग इसको लेते हैं, ठीक है, कि जब डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन होती है, तो वो ये वाले मेडिसिन ले लेते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं सिडेटिव, नशा वाली दवाइयाँ, ठीक है, वो ऐसे ड्रग्स को लेके क्या करते हैं, सो जाते हैं। जैसे ऑफिस से बहुत थक के आ गए हैं, या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, कहीं से लड़ के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो ऐसी उनको मेडिसिन पता चल जाती है भी इससे मुझे रिलैक्स मिलेगा, मुझे अच्छी नींद आ जाएगी, तो वो सिडेटिव लेके सो जाते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिया, उसको बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, ठीक है, बॉडी में पेन है, और बहुत कोई भी प्रॉब्लम हो, एनाल्जेसिया क्या होता है, कोई भी पेन किलर ले लो ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में एक तरह से नशा हो जाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो क्या करते हैं, पेन को ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर थोड़े समय के लिए क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमें इसलिए दर्द का एहसास नहीं होता है। तो एनाल्जेसिया भी एक तरीके से क्या होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को थोड़े समय के लिए क्या करता है, बंद कर देता है, तो हमें ना पेन दिखता है, ना स्ट्रेस दिखता है, ना डिप्रेशन दिखता है। तो एडिक्शन क्या होता है, एक हैबिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस। किस टाइप के सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग भी कौन से हो सकते हैं, यूफोरिया हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिडेटिव हो सकता है, एंड एनी काइंड ऑफ एनाल्जेसिया होता है, ठीक है। आपको इन तीनों वर्ड का मतलब समझ आ गया। यहाँ पे मैंने भी आपको समझाया ड्रग एडिक्शन एक सोशल डिजीज़ है, वो क्या होता है, ठीक है। एडिक्शन की डेफिनेशन समझा दी मैंने। नेक्स्ट आता है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है। कॉजेज़ पेपर में आते हैं आपके कि ड्रग अब्यूज़ के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, या एडिक्शन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, आपको ये एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट साइड में आपके सामने एक पेज शो हो रहा है, आपको एग्जाम में उस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पीपल स्पेशली यू टेक दिस हैबिट फॉर द फन। अब जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो इस हैबिट को एज अ फन ले लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, पार्टी हो रही है, बर्थडे पार्टी हो रहा है, कॉलेज फ्रेशर पार्टी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, एज अ फन उन्होंने थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया, ठीक है, उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छी नींद आई, तो बोला चलो यार नेक्स्ट टाइम में फिर से लेते हैं, कल तो बहुत मज़ा आया। फिर वो उसको कंटिन्यू अगर लेते रहते हैं, तो फिर वो उनका क्या होता है, हैबिट में आ जाता है, और उनका साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अल्कोहल की डिमांड करने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगी, डिपेंडेंस ऑफ एडिक्शन, ठीक है, किस तरीके से हमारा बॉडी फिर उस एडिक्शन के प्रति डिपेंड हो जाता है, ठीक है, कैसे हमारा बॉडी उसी चीज़ को बार बार मांगता है, फिर हम एडिक्टर हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर द फन, बच्चे फन में और खुशी खुशी में क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ले लेते हैं। सेकंड फॉर शो ऑफ, कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा सिगरेट हो गया, हुक्का हो गया, ठीक है, लोग शो ऑफ करने के लिए भी बियर का ग्लास लेके फ़ोटो खिंचवाते हैं, इंस्टा पे अपलोड करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि या हम बहुत ड्यू टाइप हैं, ठीक है, तो ड्यू दिखने के लिए, शो ऑफ करने के लिए भी वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है या CNS है, वो इन सब चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि एज एन
एडवेंचर ऑफ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। सम टाइम हमारे लाइफ में कोई ऐसा एडवेंचर हो जाता है, जैसे कि कॉलेज की कट ऑफ हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जिसमें लोगों को बहुत वो मूवमेंट जो होता है वो एडवेंचरस लगता है, लोगों को एकदम फ्रीडम सा फील होता है। एंड उस टाइम पे भी वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि एज अ गेस्चर ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट द एल्डर। कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो एल्डर को क्या करते हैं, डिफाई करते हैं, उनके पेरेंट्स की बातें नहीं मानते, वो पेरेंट्स को ओबे नहीं करते, ठीक है। उनको लगता है कि पेरेंट्स आर वेरी कंजर्वेटिव थॉट के हैं, ठीक है, क्या पुरानी आदतों में वो क्या पुराने चीज़ों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स इस केस में, ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ में अगर आपको क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं, तो उनकी बातें माननी चाहिए। बट कुछ टीनेजर्स या यंगस्टर ऐसे होते हैं कि दे डिफाई द एल्डर्स, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, और फिर जब नहीं मानते तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, ठीक है, तो भी क्या होते हैं, वो इनके एडिक्टर्स हो जाते हैं। एंड फिफ्थ जो मोस्ट आजकल के केस में बहुत चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया, चाहे घर का प्रेशर हो गया, ऑफिस का प्रेशर हो गया, कोई पर्सनल प्रेशर हो गया, कोई पर्सनल मैटर हो गया, तो बहुत प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाता है, दिमाग की नसें ऐसे लगता है फटने को हो गई हैं। तो उस टाइम पे इंसान क्या करता है कि कुछ लेना शुरू कर देता है, ड्रिंक हो गया, ठीक है, कोई यूफोरिया के टैबलेट्स लेना शुरू कर दिया उसने, या उसने सेडेटिव कोई ले लिया, ठीक है, तो उसको लगेगा कि हाँ आज मुझे रिलीफ फील हुआ है इस चीज़ को लेने में, तो वो फिर से क्या करेगा, फिर से उसके साथ यही प्रॉब्लम होगा, उसको फिर से दोबारा उसको लेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, वो उस ड्रग के प्रति क्या हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे उसको अंडर पीयर प्रेशर उस पर्सन को या एडिक्टर को जो क्या मिल रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है, इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मिल रहा है उसको, परमानेंट वो उसका इलाज नहीं है। लेकिन क्या करता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो उसको रिलीफ मिलता है ना, उसको बस वही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल तो फिर से उसको ऑफिस जाना है, फिर से वो प्रेशर झेलना है, तो ये सोच के वो बोलता है कि चलो शाम को मैं घर जा रहा हूँ, तो हम क्यों ना इसी को ले लें, अच्छी नींद आती है। तो इससे क्या होता है, फिर हमारा बॉडी का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे बॉडी का साइकोलॉजी है या फिजियोलॉजी, हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, वो उसके प्रति क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं, अब हम उसका एक फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लेते हैं। देखो साइड में आपके सामने एक पेज शेयर हो रहा है जिसमें डिपेंडेंस ऑन एडिक्शन है, ठीक है। एडिक्शन में क्या होता है, विद द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग, जैसे मैंने भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें कंप्लीट भी करना होगा, तो बार बार वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो विद द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग, अगर उस पर्सन ने बार बार उस ड्रग का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो और उसके बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो उसका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हो गया, यानी वो ड्रग को बहुत टॉलरेट कर ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो रिसेप्टर है, ठीक है, ब्रेन का रिसेप्टर है, वो हाइयर डोजेज मांगेगा कि और लाओ, ठीक है। हमारा बॉडी क्या होगा, हमारा बॉडी भी क्या हो गया, एडिक्ट हो चुका है, ठीक है, माइंड भी एडिक्ट हो चुका है ड्रग के प्रति। तो अब हमारा बॉडी ज़्यादा मांगेगा, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको बॉडी ज़्यादा डोजेस मांगेगा, तो हायर इनटेक ऑफ डोजेस रिजल्ट्स इन एडिक्शन, तो उसके रिजल्ट में हायर डोजेज होगा तो एडिक्शन हो जाएगा, एंड एडिक्शन होगा तो वो एडिक्शन हमारे माइंड में भी बॉर्न हो जाएगा, और जब भी हमारा माइंड सिग्नल देगा वो हमको लेना पड़ेगा। अगर हमें नहीं मिलेगा, बॉडी के पर्सन को वो नहीं चीज़ मिलेगी, तो बॉडी क्या होगा, कांपने लग जाएगा, ठीक है, उसको नॉजिया फील होगा, उसको एंग्जाइटी फील होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार ड्रग एडिक्ट हो जाता है बंदा, तो फिर बॉडी फिर क्या होता है, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है, एंड फाइनली द पर्सन में नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। और जब बहुत ज़्यादा वो उसका एडिक्टेड हो चुका है, तो चाहे आप जितना मर्जी वॉलंटरी कंट्रोल करना चाहो, तो वो उससे बाहर नहीं आ सकता। और अगर आप चाहो कि इसको एकदम से पता चल जाए कि ये पर्सन ड्रग एडिक्ट हो चुका है, इसको ड्रग से हटाने के लिए हम क्या करें, वो दवा ही ना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम उसका जो ड्रग है, जो जिस चीज़ का वो एडिक्टेड हो चुका है, हम उसको एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर कट ऑफ करते हैं तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसे फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है, धीरे धीरे करके अल्टरनेटिव मेथड से उसको धीरे धीरे उसके डोजेस फिर क्या करवाए जाते हैं, कम कराया जा सकता है, बट एट अ सडन उसकी जो डिमांड से उसको कट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा अभी जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ड्रग क्या होता है, सोशल डिजीज़ होता है, एडिक्शन वर्ड आ रहा था, हमने एडिक्शन वर्ड का डेफिनेशन पढ़ लिया, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और किस तरीके से हम किसी बॉडी जो होता है वो डिपेंड हो जाता है किसी एडिक्शन के प्रति, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो ड्रग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम वो ड्रग से रिलेटेड पॉइंट को करने जा रहे हैं।
हम पढ़ने जा रहे हैं ये ड्रग्स के बारे में, ठीक है। ड्रग्स जो है मेनली आपके बुक में मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसमें एक तो हम ओपियोइड के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड कैनाबिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड आएगा आपका कोकेन के बारे में भी पढ़ेंगे हम इसमें, एंड एक फोर्थ आएगा आपका निकोटीन, ठीक है, टोबैको के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लार्ज सेक्शन है। और इसमें हम ओपियम के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फिन के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड मॉर्फिन मैं आपको बता दूं कि सभी ड्रग्स का क्या है, वो फादर है। और मॉर्फिन का नाम भी डेवलप किस वजह से हुआ है, गॉड ऑफ स्लीप यानी मॉर्फियस एक पर्सन था, उसके नाम पे उसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ड्रग्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओपियोइड को पढ़ते हैं, ठीक है। ओपियोइड में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ओपियोइड्स में 2 कैटेगरी आती हैं। एक आता है आपका स्मैक, कॉमन लैंग्वेज में स्मैक, और हीरोइन, इसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। स्मैक जो होता है ये वाइट कलर का होता है, एंड हीरोइन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। बोथ आर क्रिस्टलाइन, ये दोनों क्रिस्टलाइन होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन होता है, एंड ऑर्डरलेस होता है। ये दोनों ही जो होते हैं, ये स्मैक और हीरोइन दोनों ही एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इन दोनों को हम ओपियोइड कैटेगरी के अंडर रखते हैं। इसको हम ओपियोइड कैटेगरी के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक सेक्शन होता है, ठीक है, ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर को हम बोलते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। ये जो होते हैं ना, ये ओपियोइड रिसेप्टर को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। कौन, ये वाले जो ड्रग है स्मैक एंड हीरोइन, ठीक है, ये ओपियोइड रिसेप्टर को टारगेट करते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर का काम क्या होता है, कुछ भी फील करना, सेंस करना, सिग्नल को भेजना, समझना, एंड रेस्पिरेटरी ब्रेथ जो है रेट है उसको कंट्रोल करना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, होशो हवास में रहने का जो काम है वो ओपियोइड रिसेप्टर कर देता है, ठीक है। तो ये जो हम पर्सन या एडिक्टर जो होता है, जब वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो वो सीधे जाके किसको टारगेट करता है, ओपियोइड को टारगेट करता है। और ये जितने भी आपके सामने ड्रग है ना, इन सभी ड्रग में से हीरोइन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये जो होता है ये सबसे डेंजरस ड्रग होता है, एंड ये जो होता है सबसे कॉस्टली भी होता है, ठीक है। मैं रेट नहीं बताऊंगी इसका, ठीक है, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। बट व्हाट इज स्मैक, स्मैक ही एक तरह का क्या होता है, गरीबों का हीरोइन कहा जाता है इसको। स्मैक इज नोन एज पुअर्स हीरोइन। जैसे आपने सुना होगा गरीबों का बादाम क्या होता है, मूंगफली, ठीक है। आप 5-6 बादाम सुबह मॉर्निंग में खा रहे हो, तो एक गरीब इंसान अगर एक मुट्ठी क्या खा रहा है, मूंगफली खा रहा है, तो वो बराबर है। तो गरीब इंसान अगर बादाम नहीं खा पा रहा है तो वो क्या करता है, मूंगफली खाता है। तो इसी तरीके से गरीब एडिक्टर, ठीक है, अगर हीरोइन नहीं खरीद पा रहा है तो उसके लिए क्या है, स्मैक होता है। तो आज की डेट में जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, हमने सुना भी है, कॉमन लैंग्वेज में बोलते भी स्मैकिया है, स्मैकिया है। क्यों बोलते हैं स्मैकिया है, क्योंकि वो स्मैक को स्नोर करता है, ठीक है। एंड स्मैक जो होता है बहुत सस्ते दामों में आराम से मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए इसको पुअर्स हीरोइन भी कहा जाता है, ठीक है। डिटेल में चलते हैं हम इसके, टॉपिक वाइज इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। जैसे पहला आपका ओपियोइड में आता है, इसका कॉमन नेम होता है स्मैक एंड हीरोइन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है आपका, और इनका जो केमिकल नेम आएगा वो ज़रूर आएगा। इसका जो केमिकल नेम होता है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, ठीक है। मॉर्फिन बहुत डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फिन का डेरिवेटिव होता है ओपियोइड, यानी कि मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन करवा दिया जाता है ना, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो बनता है उसी को हम ओपियोइड बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइट और ब्राउन ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन, ठीक है, एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द मॉर्फिन एंड ओपियम। ओपियम एंड मॉर्फिन से सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इट मे बी ओरली टेकन, इनहेल्ड और इंजेक्टेड। इसको या तो ओरली लिया जा सकता है, इनहेल किया जा सकता है, इंजेक्ट भी किया जा सकता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया इट इज़ मोस्ट डेंजरस, यानी हीरोइन जो होता है वो मोस्ट डेंजरस होता है ओपियोइड में। एंड इट इज़ यूज टू रिलीव द कफ
कफ को रिलीफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कुछ दवाइयों में किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन उसका जब मिसयूज़ होने लग गया, उसका ड्रग एज अ ड्रग अब्यूज़ उसका इस्तेमाल किया जाने लग गया, तो उन दवाइयों को भी क्या किया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। एंड जब इसको ले लेते हैं, ओपियोइड को ले लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से वो सफ़र करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जितने भी ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं तो टीबी जो है वो बहुत एक ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, किसी को भी हो सकता है वो, तो उनको में क्या होता है, टीबी हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो हेल्थ है वो कंटिन्यू डाउन होता रहता है, वो क्योर नहीं हो पाता है टीबी डिजीज़। नेक्स्ट इसका इफेक्ट होता है, इट रिड्यूस द विजन, ठीक है, स्टर्लिटी आ जाता है, दे कांट प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी एंड टोटल लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, और क्योंकि ये एक सिडेटिव का काम करता है तो उसका जो लॉस वर्क में जो इंटरेस्ट होता है वो लॉस हो जाता है। ड्रॉजीनेस, उसको हमेशा आलस सा फील होगा, लेजीनेस फील होगा। एंड इन अ केस ऑफ यूफोरिया, अगर वो यूफोरिया ले लेगा साथ साथ तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, लेकिन जो भी काम से उसका इंटरेस्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। टारगेट साइट मैंने अभी आपको बताया, इसका टारगेट साइट जो होता है ओपियोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा ये क्या करता है, हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये क्या करता है, टारगेट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो ओपियोइड में क्या था, स्मैक एंड हीरोइन, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ओपियोइड में एक नेक्स्ट ड्रग आता है आपका ओपियम, ठीक है। ओपियम का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये किस प्लांट से निकाला जाता है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, एंड उस प्लांट के कौन से पार्ट से निकाला जाता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है ओपियम, ठीक है। ओपियम इज़ द मेन डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। मैंने आपको बताया ओपियोइड में जितने भी ड्रग्स बन रहे हैं वो सब किससे बन रहे हैं, मॉर्फिन से बन रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्फिन का डेरिवेटिव यानी मॉर्फिन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ओपियम होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, फ्रूट के एक फ्रूट होता है उसके कैप्सूल से निकाला जाता है, ठीक है, ऑफ वाइट पॉपी प्लांट एंड पेपावर सेमनीफेरम या पी एल्बम, ठीक है। ये जरूर याद करके जाना है एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में आएगा, इनके साइंटिफिक नेम आएंगे कि ओपियम जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका जो स्मेल होता है बहुत तीखा स्मेल होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ब्राउन इन कलर होगा। इट इज़ मोर इफेक्टिव पेन किलर, ये पेन किलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बट वही बताया मैंने, अगर इसका अब्यूज़ करोगे तो एडिक्टर हो जाता है इंसान। एंड इंड्यूसेस द स्टेट ऑफ यूफोरिया, और इसको एक बार इनहेल करने के बाद यूफोरिया सा फील होता है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स फील करता है इंसान। सम पीपल इन द विलेज टेक ओपियम इन द रॉ फॉर्म, और कुछ लोग जो होते हैं इस ओपियम को क्या करते हैं, इन रॉ फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। बार बार मैं आप किसी के सामने एक नाम ले रही थी मॉर्फिन, ठीक है, मैंने इसको बाद में इसलिए पढ़ाना चाहा कि पहले आप जान लो कि ये कौन है, फिर हम इसके फादर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने भी आपको क्या पढ़ाया, स्मैक पढ़ाया, ठीक है, हीरोइन पढ़ाया, और ये मैंने ओपियम पढ़ाया, 1 2 3। इन सभी का जो फादर है ना वो कौन है, मॉर्फिन है, ठीक है। मॉर्फिन के ही ये सारे क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं, मॉर्फिन से ही बने होते हैं। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवा दिया तो क्या बना, स्मैक एंड हीरोइन बना, ठीक है। एंड मॉर्फिन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ओपियम होता है, ठीक है। तो चलते हैं मॉर्फिन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसको सबसे पहले आइसोलेट कहाँ किया गया था, इसको आइसोलेट किया गया था 1805 में, ठीक है। और इसका नाम मॉर्फिन कैसे आया, एक पर्सन है जिसका नाम था मॉर्फियस, ठीक है। मॉर्फियस के नाम पे इसका नाम, इस ड्रग का नाम मॉर्फिन पड़ा, ठीक है। उस मॉर्फियस को क्या कहा जाता था, गॉड ऑफ स्लीप, गॉड ऑफ स्लीप या गॉड ऑफ ड्रीम भी उसको कहा जाता था, ठीक है। वो बहुत सोता था एंड बहुत ज़्यादा ना सपने भी देखता था, जो सोचता था उसको सपने में वो चीज़ ज़रूर दिखती थी, खुले आंखों से भी वो सपने देखता था। तो ऐसा कब होता है, जब इंसान क्या होगा, नशे में होगा, ठीक है। अगर उसने कोई ड्रग ले रखा होगा तो उसको हॉल्यूसिनेशन भी आएगा। अभी हम हॉल्यूसिनेशन, जो हॉल्यूसिनेशन ड्रग्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है, खुले आंखों से भी क्या करता है, सपना देखता था।
तो उसका नाम था मॉर्फियस। तो मॉर्फिन ये जो केमिकल है या ड्रग है, ये भी सेम काइंड ऑफ इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इंसान सोता रहता है उसको लेकर, या फिर क्या करेगा, ख्यालों में खो जाएगा। जो चीज़ सपने में नहीं सोच सकता वो सपने भी वो देखने लग जाता है, खुली आंखों से भी सपने देखेगा, ठीक है, बड़बड़ाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो मॉर्फिन इज डेराइव फ्रॉम अ नेम ऑफ पर्सन विच इज़ हुज नेम इज़ मॉर्फियस, ठीक है। इसका गॉड ऑफ स्लीप एंड गॉड ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है, ठीक है। अब इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ पेन किलर ड्रग। ये सबसे फेमस पेन किलर ड्रग है, सिडेटिव भी है। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल डोजेज टू रिलीव पेन। इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉर्फिन का पेन को रिलीव करने के लिए, लेकिन कब, जब मैंने बताया कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेजर सर्जरी हुआ है, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, ये मॉर्फिन देते हैं, बट इन वेरी स्मॉल एंड माइल्ड कंसनट्रेशन, ठीक है। बट जब किसी को पता चल जाए कि ये एक सिडेटिव है, इससे कोई दुख दर्द डिप्रेशन का फील नहीं होगा, तो वो इसका अब्यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट इट्स कंटिन्यूस यूज़ इट कॉजेज डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। लेकिन अगर इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल किया गया बिना डॉक्टर के पूछे अपने हिसाब से, तो ये क्या करता है, पर्सन में एडिक्शन कॉज कर देता है। तो आपका जो ये फर्स्ट कैटेगरी है ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। लेट्स स्विच ऑन टू कैनाबिनॉइड्स। अब हम कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे जो अटैक करेगा केमिकल, उसको हम, उन केमिकल्स को या ड्रग को हम कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं। सोर्स क्या है, फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, पेपर में जरूर आएगा, इसको कर लेना। एक प्लांट है जिसका नाम है कैनाबिनस सटाइवा, यानी प्लांट के नाम पर ये ड्रग का नाम रखा गया है, ठीक है। तो एक प्लांट है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। उसके फ्लावर के टॉप पार्ट को ले लेंगे, या उसके लीव्स में भी वो ड्रग प्रेजेंट होता है, या फिर उस लीव का हमने लेटेक्स अगर ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसमें वो ये वाला केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड बहुत सारे आपस में कॉम्बिनेशन करके इनके सैप को, सेल सैप को मिला के कई टाइप के जो ड्रग्स हैं बनाए जाते हैं। मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, ये इसके अदर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, या तो इसको इनहेल करके लिया जाता है या इसका ओरल इंजेक्शन होता है। दे आर एडवर्सली अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के ज़्यादातर हार्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर ये जो इंसान इस कैनाबिनॉइड का क्या हो जाता है, एडिक्टर हो जाता है, उसको हार्ट प्रॉब्लम जरूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कोकेन में। कोकेन क्या होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बेंजोइल मिथाइल ग्वानाइन, ठीक है। हम अब इसमें स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कोकेन में स्विच ऑन कर रहे हैं। तो कोका एल्कलॉइड एंड कोकेन आर ऑब्टेन बाय द प्लांट। मैंने बोला है प्लांट का नाम जरूर याद रख लेना, ठीक है। ये जो प्लांट होता है इसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कोकेन का नाम भी प्लांट के नाम पे ही रखा गया है। एंड इट इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का मेन प्लांट है, ठीक है, बट अब तो इसकी खेती हर जगह होने लगी है। तो इट इंटरफेयर विद द ट्रांसमीटर डोपामाइन। ये डोपामाइन के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। देखो डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन एक हमारा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या करता है, नाम से देखो दिख रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी ये क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, फास्ट सिग्नल जिसके अंदर डोपामाइन बहुत अच्छी मात्रा में होगा, उसके अंदर सिग्नल बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी, वो बहुत जल्दी से रिस्पांस देगा, ठीक है। और जिसके अंदर डोपामाइन की मात्रा कम होगी उसका याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत जल्दी से एक्टिव नहीं होगा, काम में ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, कौन, कोकेन क्या करता है, इसमें डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो लोग कोकेन लेते हैं ना, तो वो लोग क्या होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, डांस करने लग जाएंगे, बड़बड़ाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लड़ने लग जाएंगे। उनके अंदर जो क्या होता है ना, कहते हैं 100 हाथियों की शक्ति एक बार में उनके अंदर आ जाती है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ दिस डोपामाइन, ठीक है। कॉमन नेम इसका होता है कोक एंड क्रैक, एंड बिटर इन टेस्ट होगा, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मेडिकल यूज इसका होता है वाजो कंस्ट्रिक्टर एंड लोकल एनेस्थेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी किसी को हल्का सा बेहोशी देना होता है तो भी उस केस में इसका इस्तेमाल होता है, बट मेडिकल यूज़ के लिए।
इफेक्ट क्या होते हैं इसके, आफ्टर इफेक्ट लेने के बाद क्या होता है, मैंने भी बताया ये क्या करता है, हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना उसको नॉर्मल से इंक्रीज कर देगा, नॉर्मल कंडीशन से इंक्रीज कर देता है। तो यानी इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग अलर्टनेस, बंदा अलर्ट हो जाता है। इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिले फैटिक, थकेगा नहीं, उससे जितना मर्जी काम करवा लो। एंड कॉज ऑफ लेस स्लीप एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, उसको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए पहले जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो भागेगा या वो बॉक्सिंग में अंदर रिंग में लड़ेगा तो उसका पहले डोपिंग टेस्ट इसलिए किया जाता है कि कहीं इसने ऐसा कोई ड्रग तो लेके नहीं आया जिससे इसकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो कई बार डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव भी निकला है, कई लोगों का निकलता है, तो उनको फिर उनसे हटा दिया जाता है, ठीक है, कई दिनों के लिए उनको रेस्ट्रिकेट भी कर दिया जाता है। कुछ अदर ड्रग्स भी आते हैं जैसे बार्बिट्रेट्स, ठीक है, एम्फेटामाइन एंड बेंजोडाइएज़ेपिन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट LSD आता है आपका, जिसका फुल फॉर्म आएगा जरूर, लाइसर्जिक एसिड एंड डाइथाइल एमाइड, ठीक है। ये जो मेडिसिन है इनका इस्तेमाल किया जाता है टू कोप अप विद द मेंटल इलनेस, ठीक है, पेशेंट की दिमागी हालत को अगर सुधारना होता है तो इनका इलाज किया जाता है। एंड लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया उनको हो जाता है, नींद नहीं आती है, तो उनको ये दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, वही मैं कह रही हूँ, कर लेंगे किसी भी ड्रग का इस्तेमाल तो क्या होगा, उसका एब्यूज़ हो जाएगा, उसका एडिक्टर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लास्ट ये निकोटिन टॉपिक पे, लास्ट है ड्रग्स में ये वाला टॉपिक है निकोटिन। सोर्स इसका है टोबैको, निकोटीना टोबैकम या फिर एनरस्टिका, सोर्स जरूर याद कर लेना। एंड ये एक हर्ब है ऑफ सोलेनेसी एंड इट इज़ नेटिव टू द साउथ अमेरिका। और आपको पता है इसका इस्तेमाल कैसे होता है, या तो इसका स्मोक किया जाता है या इसको च्यू किया जाता है या समटाइम इसको स्नफ भी किया जाता है, ठीक है। इट इज़ का जो पॉइजनस कंपोनेंट है वो निकोटीन है एंड ये एक तरह का वॉलेटाइल एल्कलॉइड है, ठीक है। एंड निकोटीन सिंथेसाइज इन द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, लेकिन फिर स्टोर कहाँ हो जाता है, वो लीफ में स्टोर हो जाता है, इट इज़ स्टोर्ड इन लीफ। इफेक्ट क्या होता है, इट रिलीज इन द एड्रेनलिन हार्मोन, ये बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन को इंक्रीज कर देता है। और बॉडी में जब भी एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज होता है तो बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर मदर जो है इफ शी इज़ प्रेग्नेंट तो फीटल का ग्रोथ रुक सकता है एंड फीटल की उसमें डेथ भी हो सकती है। हाई इनटेक ऑफ निकोटीन कॉज डेथ ऑफ द नर्व सेल, जो ज़्यादा निकोटीन लेते हैं, ठीक है, उनका डेथ हो सकता है, किसका, नर्व सेल्स का। एंड डिजीज़ भी इससे होते हैं, जैसे कि जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं तो उनको कैंसर हो सकता है, ठीक है, लंग वाला। एंड च्यू करते हैं अगर टोबैको तो उन्हें माउथ कैंसर हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जरूर होगी क्योंकि कंटिन्यू हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो हार्ट का वर्क जो है वो आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हार्ट क्या होगा, एक टाइम के लिए फिर फेल हो जाएगा कुछ समय बाद, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगा। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अंदर ब्रोंकियोल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। एम्फीसीमा हो सकता है, एम्फीसीमा एक तरह का अस्थमा होता है जिसमें जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। पल्मोनरी टीबी, ठीक है, लंग्स का टीबी हो सकता है। स्टमक डिसऑर्डर, एंड स्टमक डिसऑर्डर हो जाएगा, ज़्यादातर क्या होता है जो स्टमक के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे अल्सर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसे हम सिरोसिस या गैस्ट्रिक सिरोसिस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका निकोटीन भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है कुछ हैलोसिनोजन ड्रग्स होते हैं। हैलोसिनोजन ड्रग्स ये होते हैं कि अगर हमने उस पर्सन ने क्या किया, उस ड्रग को ले लिया है तो उसको ऐसी चीज़ें भी दिखने लग जाएंगी जो उसने कभी सोचा नहीं था, ठीक है, और वो चीज़ें या तो उसके लिए प्लीजेंट भी हो सकती है, अनप्लीजेंट भी हो सकती है, यानी वो उन चीज़ों को देख के खुश भी हो सकता है या उन चीज़ों को अपने आप इमेजिन करके वो डर भी सकता है, ठीक है। तो हॉल्यूसिनेशन क्या होता है, दे कॉज ऑप्टिकल एंड ऑडिटरी इल्यूजन। इल्यूजन मतलब किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा होना, ठीक है। तो जब इंसान इस टाइप का ड्रग ले लेता है तो उसको ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, उसको कुछ भ्रम वाली चीज़ें दिखने लग जाती हैं, ठीक है, वो उनको चीज़ों को देख के कुछ बोलेगा, बड़बड़ाएगा और हमें वो अनयूजुअल सा लगेगा, ठीक है। या उसको कुछ ऑडिटरी इल्यूजन होगा, उसको कुछ अलग सी चीज़ें सुनाई देने लग जाएंगी जो हमें नहीं सुनाई दे रही हैं, ठीक है। पर्सन फील्स एपरेंट परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, और उसको एक आभासी, ठीक है, चीज़ दिखने लग जाएगी जो बाकियों को नहीं दिख रही है, और उस चीज़ को वो परसेप्ट करेगा, दिख रहा है
तो उससे बातें करेगा, समझेगा, ठीक है। एंड साउंड नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, ऐसी साउंड सुनेगा जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है। तो द इल्यूजन मे बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, जो उसको इल्यूजन दिख रहा है या तो वो उसके साथ खुश है, अच्छा बातें कर रहा है, कई बार आपने लोगों को देखा होगा अपने आप बड़बड़ाते हुए चलते हैं, ठीक है, बात करते हुए चलते हैं। और सम टाइम वो क्या करेगा, जो भी इल्यूजन वो देख रहा है या जो भी इल्यूजन वो सुन रहा है, ठीक है, उससे उसको डर लगेगा, अनप्लीजेंट भी हो सकता है वो इल्यूजन उसके लिए। तो हैंस दे आर कॉल्ड विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग। तो इस तरह के ड्रग्स को हम हॉल्यूसिनोजन या विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी बोलते हैं। तो एक बार मैं डिक्टेट कर देती हूँ। They cause optical and auditory illusions in the person feels apparent perception of external object or any sound which is not actually present, जो actually present नहीं होता है। The illusion may be pleasant or unpleasant. Illusion जो है वो pleasant भी हो सकता है, unpleasant भी हो सकता है। Hence they are called vision producing drugs. Vision producing drugs में अभी मैंने आपको LSD बताया था, इसका फुल फॉर्म आएगा, ठीक है, लाइजोजेनिक एसिड डाइथाइलामाइड, ठीक है, और साइलोसिन भी है, पीसीपी, फिनाइल साइलिटीन, ठीक है, पेप्रेडिन और एमडीएमए। इनका फुल फॉर्म कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडोलेसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। तो एडोलेसेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने सारे ड्रग्स पढ़ लिए, ड्रग्स के इफेक्ट पढ़ लिए। अब उसके अब्यूज से क्या क्या आफ्टर इफेक्ट होते हैं ऑल ओवर, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं और प्रिवेंशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आपके टेक्स्ट बुक से नोट्स होंगे जिसे हम पढ़ेंगे। तो एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस मीन्स जब पर्सन जो होगा वो फिज़िकली एंड मेंटली क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं डिक्टेट कर रही हूँ। एडोलेसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड प्रोसेस, ठीक है, पीरियड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर। ये एक ऐसा टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है और साथ साथ प्रोसेस भी होता है। हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी चल रहे होते हैं जिसमें वो चाइल्ड जो होता है अब वो मैच्योर हो चुका है। बट किस केस में? इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में चेंज हुआ। यानी एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि कुछ ज़्यादा शो ऑफ करना, एटीट्यूड का मतलब उसके समझने में, बिहेवियर में उसके चेंज हुआ है। एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और वो फिर सोसाइटी में उठना बैठना, बात करना अच्छे से, ये सब चीज़ें वो सीख जाता है। इस टाइम पीरियड को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 12 to 18 ईयर्स होता है, यानी टीनेजर्स, यंगस्टर्स आते हैं इसमें। एंड इट इज़ अकम्पैनिड विद सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत सारे उस पर्सन के अंदर, उस बच्चे के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एंड कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। नाउ इट इज़ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है एडोलेसेंस होना एक इंडिविजुअल के लाइफ में, ठीक है। तो जब यही एज आता है, एडोलेसेंस का एज आता है, इसी टाइम पे मैंने आपको बताया कि जो यूथ होता है वो किसका अब्यूज़र हो जाता है? अल्कोहल का अब्यूज़र हो जाएगा। इसी स्टेज में वो बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों को भी सीखता है, सोसाइटी से ही सीखता है, बट सोसाइटी के अफेक्ट में ही आके, कुछ सोशल एनवायरनमेंट के अफेक्ट में ही आकर वो क्या हो जाता है? अल्कोहल अब्यूज़र हो जाता है या ड्रग अब्यूज़र हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों टाइप के अब्यूज़ को क्या कहा था? सोशल डिजीज़ होता है। ये क्या होता है? एक तरह का सोशल डिजीज़ होता है, ठीक है। तो हमने सारे ड्रग्स के बारे में जब पढ़ लिया है, तो एडोलेसेंस की एक डेफिनेशन आई थी, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने ड्रग अब्यूज़, तो इस एडोलेसेंस टॉपिक में हमने ड्रग अब्यूज़ तो पढ़ लिया है, अल्कोहल अब्यूज़ हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसको मैं डिक्टेट कर देती हूँ। अल्कोहल में भी क्या होता है? अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने से, अनवांटेड मात्रा में लेने से क्या हो जाता है? अल्कोहलिज्म हो जाता है। ये इसको अल्कोहल अब्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन अब्यूज़ विच इज़ कॉल्ड अल्कोहल अब्यूज़। अल्कोहल अब्यूज़ ज़रूरी नहीं कि टीनेजर्स में या यूथ में ही होगा, ये एट एवरी एज ऑफ एंड एवरी जेंडर में ये पाया जाता है, ठीक है। एंड अमंग यूथ इट इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर वो अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करेगा तो क्या होता है? वो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगा उसमें वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, चाहे वो ड्रग अब्यूज़र हो या अल्कोहल अब्यूज़र हो। एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज, जब वो
पर्सन क्या करेगा, एडिक्टेड हो जाएगा, तो वो स्कूल एंड कॉलेज से एब्सेंट रहेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेगा, अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, डिप्रेशन में रहेगा, फेटिक, उसको थकान ज़्यादा होगी, ठीक है, एग्रेसिव रहेगा, एंड जो उसके अंदर रिलेशनशिप की एक बात होती थी, पेरेंट्स से अटैच रहता था, फ्रेंड से अटैच रहता था, रिलेटिव से अटैच रहता था, तो इन सभी अटैचमेंट से वो अपने आप को क्या करेगा, डिट्रॉरेट कर लेगा। तो डिट्रॉरेशन ऑफ रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज़, उसकी जो हॉबीज़ थी उन सबसे वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है, और उसका जो खाने का हैबिट है, एंड फ्लक्चुएशन इन देयर वेट एंड एपेटाइट, ये सब देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एल्कोहल एब्यूज़ में, ठीक है, चाहे ड्रग एब्यूज़ हो गया, अल्कोहल एब्यूज़ हो गया, तो ये सारे उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है आपका मिस यूज़ ऑफ ड्रग इन द स्पोर्ट्स पर्सन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर्ट पर्सन किस तरीके से ड्रग एब्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अनदर मिस यूज़ ऑफ ड्रग इज़ व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो अगर डोपामाइन लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन अपने फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दे मिस यूज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, सम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। अपने मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू प्रमोट द एग्रेसिवनेस, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अलर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह के मेडिसिन का या सॉल्ट का, ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन द फीमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो the side effects of the use of anabolic steroid in the female include musculination features like the male। कुछ फीमेल के अंदर जैसे डेवलपमेंट होता है मस्कुलर टाइप, यानी मैन लाइक बाइसेप्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स स्ट्रांग होते हैं। तो अपने अंदर वो प्रॉपर्टी लाने के लिए, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों में चाव भी होता है फीमेल को मेल जैसा दिखने का, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, उनके बॉडी में इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो जाता है, मूड स्विंग होता है, ठीक है, एंड डिप्रेशन में भी आते हैं। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, और बॉडी और फेस में क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मैन लाइक दिखने लग जाते हैं। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द क्लिटोरिस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस जो होता है वो मैन लाइक हो जाता है उनमें। तो इन मेल्स इंक्लूड्स एक्नी, बट अगर मेल यही प्रोसेस ले लेते हैं, मतलब यही सेम स्टेरॉइड अगर मेल ले लेते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें एक्नी आ जाते हैं, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, उसमें भी वही एग्रेसिवनेस होगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा। बट क्या होगा, उनका टेस्टिकल साइज, यानी अब वो क्या कर रहा है, मेल क्या कर रहा है, फीमेल बनने की कोशिश कर रहा है, फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक अपने बॉडी में लाना चाह रहा है, तो भी वो क्या करेगा, वही इसी टाइप के स्टेरॉइड लेगा, तो उसमें टेस्टिकल का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाता है, तो इसमें जो स्पर्म का संख्या है, प्रोडक्शन है, वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो किडनी होता है, लिवर होता है, वो डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है। ब्रेस्ट, और क्या होता है इनमें, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, उसको फीमेल जैसा दिखना है तो। एंड प्रीमेच्योर बाल्डनेस, और उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है इनका। दीज इफेक्ट्स में बी परमानेंट विद द प्रोलॉन्ग यूज, और अगर उसको प्रोलॉन्ग लंबे समय तक मैन को फीमेल जैसा दिखना है एंड फीमेल को मैन जैसा दिखना है, तो उनको ये दवाई लंबे समय तक खानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा समय तक वो खा लेते हैं तो ये चेंज उनके लाइफ लॉन्ग बॉडी में रह जाता है, वो हटता नहीं है। तो ये भी एक ड्रग एब्यूज़ के अंदर आता है। तो इन द एडोलेसेंस, मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्नी एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। तो इस तरीके का अगर वो ड्रग्स ले लेता है या कोई ड्रग अब्यूज़ करता है तो ये भी हो जाता है, उनका ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, ठीक है, एंड बोन्स जो होती हैं लॉन्ग होती हैं तो वो शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो मेन टॉपिक है, स्पोर्ट्समैन किस तरीके से ड्रग का अब्यूज़ करते हैं। नॉर्मल पीपल तो करता है ड्रग अब्यूज़, बट स्पोर्ट्समैन तो समझदार होते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए, बट हाउ दे मिस यूज़ द ड्रग्स वो भी इसमें आया है। एंड सम मेल वांट्स टू लुक लाइक फीमेल एंड फीमेल लुक लाइक्स टू मैन, तो उनमें भी कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, उन ड्रग्स के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट हम जाते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैथड
ये जो भी ड्रग अब्यूज़ हुआ था, अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो है इसके कुछ मेजर्स हैं, ठीक है। पहला है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पहले तो आपको जिस वजह से भी प्रेशर आ रहा है ना, उस प्रेशर को रिलीज़ करो और उस प्रेशर को रिलीज़ करने का कुछ अलग मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप ड्रग इस्तेमाल करके सो जाओ, आराम से लेट जाओ तो आपका प्रेशर कम होगा, ठीक है। वो आपको क्या कर रहा है, आपको बस प्रेशर एहसास दिलाने के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। हर बच्चे को नर्चर किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, ठीक है। अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट। तो बच्चे के साथ ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जितना उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उसी कैपेबिलिटी पे उस पर काम कराना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो या घर के काम का प्रेशर हो, एनीथिंग, ठीक है। तो हम उसको कुछ अदर एक्टिविटी देके उसके अंदर जो जिस कारण से पीयर प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को हम रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। जिसको नहीं पता होगा इतना सारा ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे वो ब्रेन में जाके न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ड्रग्स को लेगा। तो हर स्कूल में, इंस्टीट्यूट में या कोई NGO वगैरह होता है, वहाँ पे लोगों को एजुकेशन में भी एंड काउंसलिंग के थ्रू लोगों को बताना चाहिए। देखो ये एक एजुकेशन का ही पार्ट है। आज हम जो 12th क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम लोग इसके प्रति अवेयर हो सकें, ठीक है। तो एजुकेशन एंड काउंसलिंग हिम और हर फेस टू प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस। लोगों को एजुकेट किया जाए कि स्ट्रेस से कैसे फेस करना है, ठीक है। अगर स्ट्रेस है तो उस टाइम पे कौन कौन सी मेडिटेशन करनी है आपको, कौन कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हो कि स्ट्रेस रिलीफ मिल जाए आपको, ठीक है। कौन सा गाना सुन सकते हो आप, कौन सा सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है। एंड टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। अगर लाइफ में हम फेल हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। It would also be worthwhile to channelize a child's energy into the healthy pursuit like sports, reading, music, yoga, ठीक है। अब जरूरी नहीं बच्चे को हमने सिर्फ बोल दिया नहीं तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, हमने उनको किताबी कीड़ा बना दिया है। उनका जो ध्यान है वो स्पोर्ट्स की तरफ लाओ, रीडिंग की तरफ लाओ, ठीक है, ताकि वो अदर एक्टिविटी करें अंडर पीयर प्रेशर भी, तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों की तरफ नहीं ले जाएंगी, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट एंड पीयर। और जो हमारे रिलेटिव्स हैं या जो हमारे चाहने वाले हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो बच्चों लोगों को क्या किया जाए, उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को इंटरेक्ट करना चाहिए, बच्चों को भी पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। तो हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर शुड बी सॉट इमीडिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली। हेल्प में इवन बी सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स, या किसी क्लोज या ट्रस्टेड फ्रेंड से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, लेकिन हम किसी से अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, बनी की बनी रह जाएगी, ठीक है। तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या तो पेरेंट्स से ले सकते हैं, नहीं होता पेरेंट्स से तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से भी ले सकते हैं, ठीक है। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन डिस्कस अबव, ठीक है। जैसे कुछ डेंजर साइन होते हैं कि बच्चा स्कूल से बार बार बंक क्यों कर रहा है, ठीक है, कॉलेज से क्यों बंक कर रहा है, एब्सेंट क्यों हो रहा है रेगुलरली, या पेरेंट्स ये अलर्ट साइन को ज़रूर देखें कि वो अपने आप को एक अलग रूम में क्यों रख रहा है, बहुत टाइम से आइसोलेटेड क्यों है, क्यों फ़ोन की तरफ इतना है, क्यों इतना सो रहा है, वो क्या कारण है उसके इतना सोने का, ठीक है, डिप्रेस्ड क्यों है, या कहीं वो ड्रग या किसी अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर आपको शुरू में ही पता चल जाएगा तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसके साथ कोऑपरेट करके उन चीज़ों को हटा सकते हैं, उसको ड्रग की तरफ धक्का देने से बचा सकते हैं। Appropriate measure would be required to diagnose the malady and underlying causes। उसको खुशी देने के लिए वो ड्रग के बजाय कुछ और भी उसको खुशियाँ दे सकते हैं अपने बच्चे को, ठीक है। एंड सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर वो ड्रग की तरफ जा चुका है, ठीक है, तो मेडिकल का हेल्प लेना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से मिलाना है, ठीक है, उस बच्चे को, या किसी साइकेट्रिस्ट से मिला सकते हैं। एंड डिडक्शन, और उस अगर वो एडिक्टर हो चुका है तो उसका एडिक्शन को हटाने के लिए ये किया जा सकता है, या उसको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में या कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम यानी नशा मुक्ति प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम उसका ये जो एडिक्शन प्रॉब्लम है वो उसको
हटा सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका आ रहा है इसमें, विड्रॉल ऑफ सिंड्रोम। ठीक है, विड्रॉल ऑफ सिंड्रोम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है, जब एक पर्सन क्या है, डिपेंडेंट हो चुका है किसी ड्रग के प्रति, ठीक है, तो डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यू। अगर एक पर्सन क्या हो गया, उस ड्रग के प्रति क्या हो गया, डिपेंडेंट हो चुका है, पूरा अच्छे से एडिक्टेड हो चुका है, ठीक है, तो हम एकदम से जैसे या तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको ले गए, ठीक है, तो उसके डाइट में से या उसके डेली रूटीन में से उस ड्रग को निकाल रहे हैं, उस ड्रग को हटा रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो ड्रग नहीं दे रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ अब नॉर्मेलिटी आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स शो होंगे, उसको एंग्जाइटी फील होगा, वो कांपेगा, उसको पसीने बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं, इस सिम्टम्स को सिंड्रोम कहा जाता है। कौन सा सिंड्रोम? विड्रॉल ऑफ सिंड्रोम। विड्रॉल का मतलब वापस लेना, ठीक है, हम उसके रेगुलर डेली लाइफ में से जो उसके हैबिट में एक चीज़ आ गई थी, सब्सटेंस आ गया था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ड्रग्स, वो ड्रग हमने उसके डेली लाइफ में से निकाल दिया है, तो उसके वजह से उसके में बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, उस सिम्टम्स को क्या कहा जाता है? विड्रॉल सिंड्रोम। दिस इज करेक्टराइज बाय एंग्जाइटी, उसको एंग्जाइटी होगा, शेकीनेस फील होगा, नॉजिया फील होगा, एंड स्वेटिंग होगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो आज का ये चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाता है, ठीक है। कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिफरेंसेस से रिलेटेड आपका जो वीडियो होगा वो आएगा, और मैं वही क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। एक सेक्शन होगा कि ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस एक ही साथ होंगे, ठीक है, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको साथ साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो तो देखते रहो, लेकिन क्या है, अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाना है आपको। डेली सुबह उठकर टॉपर का संडे को, ठीक है, एक टाइम बना लो, हर संडे को आप टॉपर के क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर तो नहीं, आंसर शीट होता है उनका, आप टॉपर के आंसर शीट को जरूर देखना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, ठीक है। और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जो नीट की टॉपर है उसने भी बताया कि उसने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ओनली एनसीईआरटी पढ़ के ही हो सकता है। आपके पास जो भी हेल्प बुक है, वेदर इट इज़ प्रदीप और फुल मार्क्स ऑल इन वन, तो आपने जब एक बार एनसीईआरटी से वो टॉपिक कवर कर लिया ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेशन में जाना पीछे, पहले एनसीईआरटी ढूंढना। जैसे हमने आज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज को अच्छे से पढ़ा है ना, तो अपने एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में जाना है और देखना है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, क्या आप उन क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो। तो पहले आपको उसको देखना है अच्छे से। जब आप उससे फिनिश्ड हो जाओ तो आपके पास जो भी कोई रेफरेंस बुक है, ठीक है, जिसमें आपके पके पकाए क्वेश्चन एंड आंसर हैं, आप उसको एक बार देख लो कि जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उसको जरूर कर लेना कि किस तरीके से फिलअप्स के फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं लेके आऊँगी एक वीडियो इन सब से रिलेटेड कि किस तरीके से आपसे ट्विस्टेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है, साथ साथ मैं उसको समझाऊंगी भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।